भारतीय साक्ष्य अधिनियम में सेक्शन 3 पढ़ाया जा रहा था, जिसमें कि अब कुछ बातें ही बची हैं। आइए देखा जाए, 3 बातें बची हैं, तब सेक्शन 4 पढ़ाया जाएगा। धारा 3 में जो आपको पढ़ाया जा रहा था, उसमें अब जो आपको पढ़ाना है वह 3 शब्द पढ़ाना है। एक साबित, यानी कि एक जो हमें पढ़ना है साबित पढ़ाना है, यानी कि साबित का मतलब ये हुआ प्रूव्ड। साबित साबित पढ़ना है, साबित का मतलब हुआ प्रूव्ड, यानी कि कब कहा जाएगा कि कोई तथ्य साबित हो गया या प्रूव्ड हो गया, या कह सकते हैं कि सिद्ध हो गया, प्रमाणित हो गया। दूसरा हमें जो पढ़ना है ना साबित। ना साबित ना साबित पढ़ना है। ना साबित का मतलब हुआ डिसप्रूव्ड, यानी कि कब असिद्ध या डिसप्रूव्ड या अप्रमाणित। जो तीसरा शब्द पढ़ना है साबित नहीं हुआ, अर्थात नॉट प्रूव्ड, अर्थात इसका मतलब कि साबित नहीं हुआ। साबित नहीं हुआ, इस शब्द को हमें पढ़ना है साबित नहीं हुआ, अर्थात नॉट प्रूव्ड। देखिए, यहाँ से आपका क्वेश्चन ए इंटरव्यू में भी बनता है, प्री में भी और मेंस में भी। आइए एक एक करके देखा जाए, एक एक शब्दों को देखा जाए, इसका मतलब देखना है और आपका इसका मतलब क्या हुआ ये देखा जाए। जो पहला शब्द हम बता रहे हैं प्रूव्ड या साबित, यानी कि कब कहा जाएगा कि कोई फैक्ट या कोई तथ्य साबित हो गया है, इसको देखिए। जहाँ तक साबित शब्द की परिभाषा की बात है, यानी कि साबित शब्द के निर्वचन की बात है, साबित शब्द का निर्वचन देखा जाए। जहाँ तक साबित शब्द के निर्वचन की बात है, साबित शब्द को बेयर एक्ट से देखा जाए, साबित की परिभाषा क्या दी गई है। जहाँ तक प्रूव्ड या प्रमाणित की परिभाषा है, प्रमाणित को 2 वर्गों में हम बांट के पढ़ सकते हैं। देखिए बेयर एक्ट क्या बताता है प्रमाणित के बारे में। कोई तथ्य साबित हुआ कहा जाता है जब न्यायालय अपने समक्ष के विषयों पर विचार करने के पश्चात या तो यह विश्वास करे कि उस तथ्य का अस्तित्व है, यानी कि न्यायालय के समक्ष जो तथ्य जो विषय पेश किए गए हैं, जिन विषयों को पेश किया गया है, न्यायालय ने उन विषयों पर गौर किया और न्यायालय ने ये देखा कि इन विषयों से लगता है, इन बातों से लगता है कि इस फैक्ट का, इस तथ्य का अस्तित्व है, यानी कि यह फैक्ट मौजूद है। अस्तित्व है मतलब यह तथ्य मौजूद है। ऐसी दशा में ये माना जाएगा कि यह तथ्य साबित हो गया है, यह फैक्ट प्रूफ हो गया है। एक उदाहरण देखा जाए, जैसे कि आपका एक उदाहरण सिविल में देखा जाए और एक उदाहरण क्रिमिनल में। पहले आपराधिक मामलों में देखा जाए, मान लीजिए इधर अभियोजन है, यानी कि प्रोसिक्यूशन है, अभियोजन पक्षकार हो गया, अभियोजन हो गया इधर, और दूसरी ओर आपका अभियुक्त हो गया। अभियुक्त हो गया, एक्यूज्ड हो गया। अब हमें ये देखना है कि कब कहा जाएगा कि अभियुक्त द्वारा किया गया अपराध साबित हो गया,
प्रूफ हो गया या सिद्ध हो गया या प्रमाणित हो गया। देखिए, अभियोजन या प्रोसिक्यूशन ने इतना एविडेंस पेश कर दिया जिसके आधार पर न्यायालय को ये विश्वास हो गया कि अभियुक्त ने ही अपराध किया है। अर्थात इसका मतलब अभियोजन ने इतना एविडेंस दे दिया, उन एविडेंसों पर विचार करने से न्यायालय को पूर्ण विश्वास हो गया कि ये अपराध अभियुक्त ने ही किया है, अर्थात एक्यूज्ड ने ही किया है। तो कहा जाएगा कि अभियुक्त द्वारा किए गए अपराध प्रूफ हो गया, यानी कि साबित हो गया। दूसरा ये है कि न्यायालय के समक्ष विषय पेश किए गए, यानी कि न्यायालय के समक्ष विषय पेश किए गए और विषय जब पेश किए गए, न्यायालय ने उन बातों पर गौर किया और गौर करके देखा कि एक प्रूडेंट मैन का मतलब प्रज्ञावान व्यक्ति का मतलब ये हुआ कि एक बुद्धि वाला व्यक्ति का मतलब हुआ एक सामान्य व्यक्ति। यानी कि न्यायालय में इतने साक्ष्य पेश किए गए, उन साक्ष्यों को देखने पर एक सामान्य आदमी या प्रज्ञावान व्यक्ति क्या संभावना व्यक्त करता। तो न्यायालय में इतने साक्ष्य पेश किए गए, न्यायालय को लगता है कि अगर कोई प्रज्ञावान व्यक्ति के समक्ष इन एविडेंसों को रखा जाए तो प्रज्ञावान व्यक्ति ये पॉसिबिलिटी बताएगा, ये संभावना बताएगा कि इन तथ्यों का अस्तित्व है, अर्थात ये तथ्य मौजूद हैं, ये तथ्य विद्यमान हैं, ये तथ्य सही है। इसका मतलब ये हुआ, दो बातें बताई गई हैं साबित में, या तो पूर्ण रूप से न्यायालय को विश्वास हो जाए कि इन तथ्यों का अस्तित्व है, या पूर्ण रूप से विश्वास न भी हो तो अब जो एविडेंस न्यायालय में पेश किए गए हैं, अब ये देखा जाएगा कि एक प्रज्ञावान व्यक्ति से ये पूछा जाता कि बताओ इन तथ्यों, इन जो साक्ष्यों के आधार पर क्या निष्कर्ष निकलता है, अर्थात क्या इस बात की संभावना है कि अभियुक्त ने अपराध किया। अगर एक प्रूडेंट मैन ये कहे कि हाँ, इस बात की पूरी संभावना है कि इस अभियुक्त ने अपराध किया होगा, तब भी ये माना जाएगा कि अभियुक्त का अपराध साबित हो गया, अर्थात प्रूव्ड हो गया। सेम इसके उल्टा, यानी कि सेम इसके विपरीत आपका जो शब्द आता है वह शब्द आता है डिसप्रूफ, यानी कि नासाबित। अर्थात इसका मतलब इसके विपरीत सीधे जो शब्द आता है आपका डिसप्रूव का आता है, यानी कि ना साबित का आता है। तो नासाबित का मतलब हुआ क्या, अब ये देखना है। सीधे इसकी उल्टी परिभाषा दी गई है, यानी कि जो बातें साबित में बताई गई हैं उन बातों की उल्टी परिभाषा आपका नासाबित में दी गई है, यानी कि डिसप्रूव में दी गई है। डिसप्रूव जब भी पढ़िए, नासाबित जब भी पढ़िए, सीधे इसके उल्टी परिभाषा पढ़नी है। देखिए क्या बातें बताई गई हैं। कब कहा जाएगा कि कोई तथ्य नासाबित हो गया, डिसप्रूव हो गया, इसको आइए देखा जाए। जहाँ तक यानी कि कब कहा जाएगा कि कोई तथ्य डिसप्रूव हो गया या नासाबित हो गया, तो फिर वहीं आपका कहानी उठानी पड़ेगी दो बातें। न्यायालय के समक्ष जो साक्ष्य पेश किए गए हैं
न्यायालय ने उन साक्ष्यों पर विचार किया और विचार करने के बाद न्यायालय को बिलीव हो गया, यानी कि न्यायालय को विश्वास हो गया। ये विश्वास हो गया कि इस तथ्य का अस्तित्व नहीं है, अर्थात ये तथ्य मौजूद नहीं है, यानी कि इस तथ्य का अस्तित्व नहीं है, अर्थात ये तथ्य मौजूद नहीं है। ये तथ्य मौजूद नहीं है तो हम कहेंगे कि वह तथ्य डिस्प्रूफ हो गया, यानी कि नासाबित, असिद्ध या अप्रमाणित हो गया अप्रमाणित हो गया। या जो तथ्य साक्ष्य के रूप में न्यायालय में पेश किए गए हैं, अगर उन साक्ष्यों को किसी प्रूडेंट मैन या किसी प्रज्ञावान व्यक्ति के समक्ष रखा जाता तो प्रज्ञावान व्यक्ति ये कहता कि अधिसंभाव्य है, यानी कि पूरी संभावना है, हाई पॉसिबिलिटी है कि इस तथ्य का अस्तित्व नहीं होगा, तो कहा जाएगा कि वह तथ्य नासाबित हो गया। आइए देखा जाए एक उदाहरण। आइए देखा जाए, न्यायालय में अभियोजन पक्ष ने यानी कि ए ने बी के खिलाफ एविडेंस पेश किया। बी पर अपराध का आरोप है। ए ने एविडेंस बी के खिलाफ पेश किया, तब कहा जाएगा कि बी का अपराध नासाबित हो गया, अर्थात कह सकते हैं कि डिस्प्रूफ हो गया। यानी कि ए ने जितना साक्ष्य पेश किया, उन साक्ष्यों पर न्यायालय ने विचार किया और न्यायालय को विश्वास हो गया, बिलीव हो गया कि ये तथ्य अस्तित्व में नहीं है, तो ऐसी दशा में ये कहा जाएगा कि बी द्वारा किया गया अपराध आपका नासाबित हो गया, डिस्प्रूफ हो गया। जैसे ही बी द्वारा किया गया अपराध नासाबित यानी कि अप्रमाणित, असिद्ध हो जाए, तो बी को न्यायालय बाइज्जत बरी कर देता है, यानी कि एक्विटल कर देता है, यानी कि दोष मुक्त कर देता है, अर्थात बी बाइज्जत नासाबित पर बरी होगा। दूसरा ये है कि भाई न्यायालय के समक्ष विषय पेश किए गए और एक प्रज्ञावान व्यक्ति का देखा जाएगा, यानी कि न्यायालय एक प्रज्ञावान व्यक्ति की तरह अपना दिमाग लगाएगा और ये देखेगा कि अगर एक सामान्य आदमी या बुद्धि वाले आदमी के समक्ष ये विषय रखे जाते, इन साक्ष्यों को रखा जाता, तो वह बुद्धि वाला व्यक्ति यही कहता कि इन साक्ष्यों के आधार पर इस बात की पूरी संभावना है कि इस तथ्य का अस्तित्व नहीं है, यानी कि ये तथ्य मौजूद नहीं है। तब भी जो ये अभियुक्त होगा इसे एक्विटल किया जाएगा, दोष मुक्त किया जाएगा या बाइज्जत बरी किया जाएगा। तीसरी जो परिभाषा है खूब प्री में पूछा जाता है, अच्छे से आपको तैयार रखना है। आपका नॉट प्रूफ, यानी कि तीसरा दिया है नॉट प्रूव्ड। नॉट प्रूव्ड को और अच्छे से देखना है। नॉट कब कहा जाएगा? नॉट प्रूफ यानी कि साबित नहीं हुआ। ये क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है। इन क्वेश्चनों को करते समय सतर्कता बरतनी पड़ेगी। यानी कि कब कहा जाएगा कि कोई तथ्य आपका कह सकते हैं साबित नहीं हुआ। अब इस मुद्दे पर आइए कि कब कहा जाएगा कि कोई तथ्य साबित नहीं हुआ। ऐसी दशा में ये आपका कह सकते हैं कि क्या बताया जा रहा है बेयरेक में, ये देखिए। नॉट, यही याद रखिएगा अच्छे से,
ये आपका पूछा जाता है बहुत ज़्यादा। दो भाग में हम बना लेते हैं। साबित नहीं हुआ अर्थात नॉट प्रूव्ड कब कहा जाएगा? कोई तथ्य साबित नहीं हुआ कहा जाता है जब वह न तो साबित किया जाता है, यानी कि न तो प्रूफ किया जा सका, यानी कि न तो साबित किया जा सका, न तो प्रूव्ड किया जा सका, साबित किया जा सका, और न ही, यानी कि और न ही डिसप्रूव्ड किया जा सका, अर्थात न ही ना साबित किया जा सका, यानी कि न ही साबित किया जा सका और न ही ना साबित किया जा सका, तो हम कहेंगे कि वह साबित नहीं हुआ अर्थात नॉट प्रूव्ड। याद रखिएगा, खूब पूछा जाता है, न तो साबित हुआ और न ही ना साबित हुआ। आइए एक उदाहरण द्वारा देखा जाए। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों पक्षकारों ने पूरा जोर अपना लगाया। जोर लगाया का मतलब ये हुआ कि अपनी ओर से जो भी साक्ष्य था, सब दोनों पक्षकारों ने अपनी ओर से एविडेंस को पेश किया, लेकिन कोई भी पक्षकार न्यायालय को न तो विश्वास दिला पाया न संभावना करा पाया। अतः ऐसी दशा में क्वेश्चन ये बनता है कि क्या होगा। तो एक सिविल का उदाहरण देखिए और एक क्रिमिनल का। मान लीजिए ए अभियोजन है, क्रिमिनल का पहले देखा जाए, और बी एक्यूज्ड यानी कि अभियुक्त हैं। ए प्रोसिक्यूशन है और बी अभियुक्त है। ए यानी कि अभियोजन ने अपनी ओर से एविडेंस पेश किया, लेकिन एविडेंस ए ने तो पेश किया, लेकिन बी के द्वारा किए गए अपराध को उन साक्ष्यों के आधार पर अपर्याप्त थे साक्ष्य, इसलिए साबित नहीं कर पाया। अभियुक्त भी अपने बचाव में साक्ष्य पेश किया, अपने डिफेंस में बचाव में जितने तर्क देने थे सबको दे दिया, लेकिन अभियुक्त भी अपने बचाव की बातों को साबित नहीं कर पाया। यानी कि न तो ए ने साबित कर पाया अपनी बात और न ही बी कर पाया। ऐसी दशा में हो कहा जाएगा नॉट प्रूफ, यानी कि साबित नहीं हुआ, और ऐसी दशा में अभियुक्त बाइज्जत बरी होने का हकदार होगा। एक सिविल उदाहरण देखा जाए। ए ने बी के खिलाफ मुकदमा किया और इसलिए कब्जे की प्राप्ति के लिए, कब्जे की पुनः प्राप्ति के लिए, पोजेशन की पुनः प्राप्ति के लिए ए ने बी के खिलाफ मुकदमा किया। ए साबित नहीं कर पाया कि हमारा कब्जा है और बी भी साबित नहीं कर पाया कि हमारा कब्जा वैध है अवैध नहीं है। यानी कि न तो ए अपनी बातों को प्रूफ कर पाया न ही बी कर पाया। ऐसी दशा में ए हार जाएगा और बी ए का वाद खारिज होगा और बी अपना कब्जा बनाए रखने का हकदार होगा। इस प्रकार आपको कुछ उदाहरण बताए गए। आपका प्रयास होना चाहिए कि उदाहरण सहित इन तीनों शब्दों को अच्छे से तैयार रखिए। आइए सेक्शन 4 देखा जाए। जहाँ तक धारा 4 की बात है, धारा 4 से इस बार आपका मेंस में क्वेश्चन आया था। यानी कि धारा 4 से इस बार यूपीजे के मेंस में भी क्वेश्चन आया था। इंटरव्यू और प्री में तो सदैव बनता ही रहता है। तो सेक्शन 4 भी एविडेंस के आपको अच्छे से पढ़ना है। कह सकते हैं कि धारा 4 भी एविडेंस की अच्छे से पढ़ना है। जहाँ तक धारा 4 की बात है, धारा 4 को देखा जाए कि धारा 4 क्या कहती है।
देखिए धारा 4 हमेशा क्वेश्चन बनता रहता है। प्रयास ये करना है कि इन क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार रखिए। धारा 4 की पहले सामान्य बातें बताई जाए और तब आपका बेयर एक्ट शुरू किया जाएगा। धारा 4 की सामान्य बातें पहले बताई जाए और तब आपका बेयर एक्ट शुरू किया जाएगा। एक एक छोटी छोटी बातों को पहले समझिए। देखिए सामान्य बातों में आपको क्या क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। आपका पहले प्रिजम्पशन या उपधारणा, उपधारणा या प्रिजम्पशन, उपधारणा क्या होती है। इसके बाद आपका उपधारणा किस नियम का अपवाद है ये देखना है। फिर आपका देखना है उपधारणा के प्रकार क्या हैं, प्रकार या काइंड क्या है ये देखना है। फिर आपका उपधारणा के प्रकार के बाद उपधारणा का कार्य क्या होता है, क्या उपधारणा का कार्य क्या होता है ये देखना है और अंत में अंतर देखना है। जहाँ तक प्रिजम्पशन या उपधारणा की बात है, सामान्य बातें पहले समझिए तब आपका आगे बताया जाएगा। पहला क्वेश्चन आपका इंटरव्यू में भी बना है, प्री में भी बना है। प्रिजम्पशन या उपधारणा को अन्य नामों से भी जाना जाता है। उपधारणा का मतलब हुआ कल्पना करना। कल्पना करना मतलब मान लेना। मान लेना, मान लेने का मतलब अनुमान लगा लेना। अनुमान लगा लेने का मतलब कल्पितार्थ यानी कि फिक्शन कहा जाता है। मानद या डीम्ड कहिए, लेकिन उपधारणा का मतलब अनुमान लगाना। अब समस्या ये है कि जो विधि का न्यायालय है वह विधि के आधार पर कार्य करेगा, यानी कि जो फैक्ट न्यायालय के सामने मौजूद है उस आधार पर वह कार्य करेगा कि कल्पना के आधार पर। तो सामान्य नियम यही है कि न्यायालय न्यायिकतः कार्य करने के लिए बाध्य है, यानी कि न्यायालय के समक्ष जो तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं उन तथ्यों पर ही न्यायालय कार्य करे, अनुमान पर नहीं। लेकिन उपधारण यह विधि का पूर्ण नियम नहीं है, उपधारणाएं इसका अपवाद हैं, यानी कि अपवाद है उपधारणाएं, जहाँ की न्यायालय कुछ परिस्थितियों में प्रिजम्पशन करता है, कल्पना करता है, उपधारणा करता है, अनुमान निकालता है। अब दूसरा ये पूछा जाता है कि उपधारणा क्या करती है। तो उपधारणा बर्डन ऑफ प्रूफ को यानी कि सबूत के भार को शिफ्ट कर देती है। शिफ्ट कर देती है मतलब कि एक पक्षकार से दूसरे पक्षकार पर डाल देती हैं। ये जो अनुमान होते हैं ये निगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं। ये भी प्री के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उपधारणा हो सकती हैं नकारात्मक, सकारात्मक, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो जब भी आपका उपधारणा पूछे कि कैसी हो सकती हैं, निगेटिव कि पॉजिटिव कि दोनों, तो आपको दोनों मारना है। आइए दो तीन उदाहरण पहले अनुमान पर देखा जाए। पहला उदाहरण हम देख रहे हैं, आपका कह सकते हैं कि विधि से बाहर जाकर, तब आपका कानूनी उदाहरण दो तीन देखा जाए, अनुमान लगाया जाए। देखिए अगर धुआं निकल रहा है, यानी कि अगर धुआं निकल रहा है कहीं से, तो न्यायालय ये अनुमान लगा सकता है कि आग लगी होगी। यानी कि
अगर एक तथ्य न्यायालय में प्रूफ कर दिया गया कि हजूर धुआं निकल रहा था, तो ऐसी दशा में न्यायालय ये अनुमान कर सकेगा कि आग लगी होगी, तभी तो धुआं निकल रहा था। आग लगने का साक्ष्य देना अब आवश्यक नहीं है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ, उपधारणा का मतलब ये हुआ कि एक तथ्य के अस्तित्व के आधार पर, एक बात के साबित हो जाने पर, एक बात के सिद्ध हो जाने पर न्यायालय दूसरी बात का अनुमान लगा लेता है, उसी को उपधारणा कहा जाता है। दूसरी एक उदाहरण दिया जाए, अगर किसी व्यक्ति के बारे में पिछले 7 वर्ष से कुछ नहीं सुना गया है, तो ऐसी दशा में न्यायालय यह अनुमान लगाएगा कि वह व्यक्ति मर गया है। यानी कि भले मरा न हो, जैसे मोदी जी हैं, आपका कह सकते हैं कि 2 साल के लिए अपने घर से पत्नी को छोड़कर गायब हो गए थे, जाकर मोदी जी हिमालय में बसे थे। यदि मोदी जी 7 साल तक हिमालय में रह जाते और कहीं उनके परिचितों को कोई कह सकते हैं पता न लगता कि वो कहाँ है, तो कानून ये मान लेता, इसको सिविल डेथ कहा जाता है, कानून ये मान लेता कि उनकी मृत्यु हो गई है। लेकिन यही कहावत है, जब किस्मत में पीएम बनना लिखा हो तो जहाँ जाना हो किस्मत लेकर चले ही जाती हैं। 2 साल बाद वो वापस आए और वापस आकर आज आप लोग देख ही रहे हैं कि भारत के पीएम हैं, यानी कि सबसे पावरफुल व्यक्ति कहिए, वो तो अलग बात है भाई, बताया जाएगा। फिर एक अनुमान लगाया जाए, 1-2 और देखिए, एक अनुमान और 1-2 लगा दिया जाए। अनुमान, जहाँ तक अनुमान की बात है 1-2 और अनुमान लगा लिया जाए, तब आपका बेयर एक्ट पढ़ाया जाए। देखिए, जहाँ तक अनुमान की बात है, एक अनुमान आपका बच्चे पर लगाया जाए। आईपीसी की धारा 82 पर अनुमान लगाया जाए। यदि कोई बच्चा या शिशु, अभी यूपीएपीओ में भी एक क्वेश्चन बना था, 7 वर्ष से कम है, यानी कि अगर कोई शिशु 7 ईयर से कम है और वह कोई अपराध किया है, तो यह अनुमान लगाया जाएगा कि वह अपराध करने में अक्षम है। इसको आपका पूछा भी गया था। डोली इनकैपेक्स यानी कि अक्षम गुड़िया का सिद्धांत आईपीसी में कहाँ दिया गया है, तो आईपीसी में 82 में। डोली इनकैपेक्स, फिर एक बार देखिए, एक तथ्य, एक बात ये साबित कर दी गई कि हजूर जिस दिन ये शिशु अपराध किया था उस दिन इसकी एज 7 वर्ष से कम थी, तो लाख अभियोजन दिखाए कि हजूर बहुत ये चतुर था, चालाक था, ये तो बड़े बड़े कारनामे 6 साल में ही कर दिया था, लेकिन न्यायालय अभियोजन की किसी बात को सुनेगा नहीं और ये निश्चायक सबूत होगा, अकाट्य तर्क होगा, निर्विवाद प्रमाण होगा कि बच्चा अपराध करने में अक्षम है। इसी को कहा जाता है डोली इनकैपेक्स, यानी कि अक्षम गुड़िया। यानी कि जिस प्रकार गुड़िया होती है उसी प्रकार बालक का कार्य भी माना जाएगा। ये कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं। एक उदाहरण और देखा जाए, एविडेंस की धारा 112 पर हम देखते हैं। एविडेंस की धारा 112 पर आइए इसको तब आपका शुरू किया जाए। मान लीजिए ए और बी में वैध विवाह हुआ है, वैलिड विवाह, और ए और बी में विवाह के कुछ समय पश्चात ही बी को शिशु पैदा होता है,
तो धारा 112 ये बता देती है कि उस शिशु का पिता उसका पति माना जाएगा, यानी कि जिससे विवाह हुआ है, यानी कि ए माना जाएगा। एक उदाहरण इस पर फिर देखिए, ए और बी का विवाह हुआ और विवाह के 1 मिनट बाद ही, विवाह के 1 मिनट बाद ही आपका कह सकते हैं बी को शिशु पैदा हो गया। अब ये पूछा जाएगा कि इस शिशु का पिता कौन है, तो इस शिशु का पिता ए माना जाएगा। ए के पास केवल एक उपचार है, वह कह दे कि हजूर विवाह के पूर्व मेरी पहुंच मेरी पत्नी के पास नहीं थी, अतः ये बच्चा मेरा नहीं है। तो ए को पहले ये साबित करना पड़ेगा कि हमारी पत्नी के पास विवाह के पूर्व मेरी पहुंच नहीं थी, यानी कि शारीरिक रिलेशन बनाने का मौका नहीं था, समय नहीं था, मैं तो इन्हें जानता तक नहीं था विवाह के पहले, अतः ये बच्चा मेरा नहीं है। इसके बाद ही न्यायालय डीएनए टेस्ट का आदेश दे सकता है। यानी कि आपको आगे बताया जाएगा, तमाम अनुमान लगाए जाते हैं। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति है, चोरी के कुछ समय पश्चात उसके बाद चोरी का माल बरामद होता है, तो न्यायालय एक अनुमान लगा सकता है कि या तो यह चोर है या चोरी का माल जानते हुए पाया है। तो अनुमान आपका, आइए अनुमान का प्रकार पहले बता दिया जाए और तब आपका प्रिजम्पशन डिटेल में शुरू किया जाए। जहाँ तक प्रिजम्पशन की बात है, पहले प्रकार बता दिया जाए और तब आपका डिटेल में शुरू किया जाए। देखिए, आपका ये जे में और एपीओ में पूछा जा चुका है कई बार क्वेश्चन, और पूछा गया है कि उपधारणा के प्रकार बताइए। जब भी उपधारणा के प्रकार पूछा जाए, आपका जवाब क्या रहेगा, ये देखिए आपका क्या जवाब होना चाहिए। अगर उपधारणा का प्रकार पूछा जाता है तो आपका क्या जवाब होना चाहिए। जब भी आपसे उपधारणा का प्रकार पूछे, काइंड पूछे, तो सतर्क रहिएगा। काइंड में आपको क्या क्या दिखाना है। उपधारणा होती है फैक्ट की, यानी कि तथ्य की, अभी हम बताएंगे। तथ्य की उपधारणा होती है। दूसरा ला की, यानी कि विधि की उपधारणा होती है। और तीसरा उपधारणा होती है तथ्य तथा विधि की मिश्रित उपधारणा, मिक्स्ड, यानी कि तथ्य तथा विधि की, तथ्य तथा विधि की मिश्रित उपधारणा होती है, मिश्रित उपधारणा होती है, मिक्स्ड प्रिजम्पशन होता है। अब जो क्वेश्चन बना है उसका मॉडल देखिए। उपधारणा होती है तथ्य की, विधि की, तथ्य तथा विधि की मिश्रित, उपर्युक्त सभी। अगर ऐसा क्वेश्चन आपका आए तो उपर्युक्त सभी मारिएगा। फिर बताया जा रहा है। फिर आपका दूसरा मॉडल होता है, उपधारणा होती है तथ्य की, विधि की, तथ्य तथा विधि दोनों की, इनमें से कोई नहीं। तो ये केवल 2 दे तो 2 ही मारिए, तथ्य तथा विधि दोनों की। फिर आपका पूछ सकता है कि भारत में साक्ष्य अधिनियम में किस उपधारणा, कौन सी उपधारणा शामिल नहीं है या किस उपधारणा को समाहित नहीं किया गया है। तो तथ्य की उपधारणा है ही, विधि की भी उपधारणा है। एविडेंस एक्ट में तथ्य एवं विधि की जो मिक्स्ड या मिश्रित उपधारणा है, इसका प्रावधान नहीं किया गया है। इंग्लैंड में है लेकिन भारत में नहीं, अर्थात तथ्य तथा विधि की मिश्रित उपधारणा होती है लेकिन भारतीय साक्ष्य अधिनियम में इसका प्रावधान नहीं है। अगला क्वेश्चन ये बनता है कि प्रिजम्पशन या उपधारणा शब्द को कहाँ परिभाषित किया गया है।
ये इंटरव्यू में भी क्वेश्चन बन चुका है, प्री में भी। तो इनमें से कोई नहीं मारिएगा, आपका भरमाने के लिए दे देगा। धारा 3, 4, 6, 8। तो प्रियम्पशन शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है, इसके केवल काइंड्स बताए गए हैं, प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट और प्रिजम्पशन ऑफ लॉ। आइए अब उपधारणा का क्वेश्चन का मॉडल बना लिया जाए। उपधारणा या प्रिजम्पशन से आप क्या समझते हैं, इसके प्रकारों का उल्लेख करिए। तो जब प्रकार पूछे तब आपका इसके प्रकारों का उल्लेख करिए। ये क्वेश्चन इस बार यूपीजे में मेंस में पूछा जा चुका है, थोड़ा सतर्क रहना है। यूपीजे में मेंस में भी ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है, अच्छे से इस क्वेश्चन को डील करिएगा। देखिए आइए देखा जाए उपधारणा। अब हमें जो चलना है वह उपधारणा की परिभाषा देखनी है। इसको शुरुआत करिएगा तो अच्छे से भूमिका बनाकर करना है शुरुआत, यानी कि इसकी शुरुआत आपको अच्छे से भूमिका बनाकर करनी है। देखिए प्रिजम्पशन, विधि का न्यायालय न्यायिकतः कार्य करने हेतु आबद्ध है। इसका मतलब ये हुआ, जो विधि का न्यायालय है वह न्यायिकतः कार्य करने के लिए बाध्य है, यानी कि जो फैक्ट उसके सामने मौजूद हैं उन फैक्टों पर वह कार्य करे। जो तथ्य न्यायालय के सामने विद्यमान हैं उन तथ्यों पर वह कार्य करे, अनुमान या कल्पना पर कार्य न करे। लेकिन ये विधि का पूर्ण नियम नहीं है। न्यायालय कभी काल अनुमान पर या कल्पना पर भी कार्य करता है, यानी कि कानून न्यायालय को कुछ दशाओं में कल्पना करने का या अनुमान लगाने का प्राधिकार देता है। कानून न्यायालय को उपधारणा शब्द, प्रिजम्पशन शब्द न तो एविडेंस में कहीं परिभाषित हैं और न ही कहीं स्पष्ट किया गया है। यानी कि प्रिजम्पशन शब्द को एविडेंस में न तो कहीं परिभाषित किया गया है और न ही स्पष्ट किया गया है। तो प्रिजम्पशन शब्द होता क्या है? उपधारणा का शाब्दिक अर्थ होता है अनुमान लगाना। अनुमान लगाना यानी कि जब न्यायालय एक तथ्य यानी कि एक फैक्ट के साबित हो जाने पर दूसरे तथ्य का अनुमान लगाता है, उसी को उपधारणा कहा जाता है। यानी कि जब न्यायालय एक बात के साबित हो जाने पर दूसरी बात का अनुमान लगाता है, उसी को प्रिजम्पशन कहते हैं। जैसे कि अभी हमने उदाहरण बताया और आपका उदाहरण बताया भी गया कि अगर ए तथा बी के बीच वैलिड मैरिज हुई है और विवाह के कुछ समय पश्चात ही बी को शिशु पैदा होता है, तो न्यायालय ये अनुमान लगाएगा कि इस शिशु का पिता ए है। भले वास्तव में पिता कोई अन्य हो, लेकिन कानून की राय में उस शिशु का पिता ए ही माना जाएगा। यानी कि एक अनुमान लगा लिया गया कि भले ही कोई अन्य पिता हो, लेकिन पिता ए ही माना जाएगा। ये जो अनुमान है ये निगेटिव या पॉजिटिव हो सकते हैं, अर्थात ये अनुमान या तो सकारात्मक या नकारात्मक हो सकते हैं। जहाँ तक उपधारणा का प्रश्न है, रसेल महोदय ने इसे परिभाषित किया है। रसेल महोदय ने इस
उपधारणा को परिभाषित किया है। देखिए क्या बताते हैं। किसी एक तथ्य के अस्तित्व को देखकर किसी अन्य तथ्य का अनुमान लगा लेना ही उपधारणा कहलाता है। यानी कि किसी एक तथ्य के अस्तित्व को देखकर किसी अन्य तथ्य का अनुमान लगा लेना ही प्रिजम्पशन या उपधारणा कहलाता है। यानी कि एक बात को देखकर दूसरी बात का अनुमान लगा लेना। जहाँ तक उपधारणा का प्रश्न है, उपधारणा करती क्या है, यही पूछा जाता है। देखिए, उपधारणा स्वयं में साक्ष्य नहीं होती, याद रखिए। उपधारणा स्वयं में साक्ष्य नहीं होती, तो ये करती क्या है? बर्डन ऑफ प्रूफ को, यानी कि सबूत के भार को दूसरे पक्षकार पर शिफ्ट कर देती हैं। सबूत के भार को दूसरे पक्षकार पर शिफ्ट कर देती हैं। यानी कि फिर एक बार याद रखिए, अभी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बनता है कि उपधारणा साक्ष्य है कि नहीं। उपधारणा स्वयं में एविडेंस नहीं है, तो ये करती क्या है? बर्डन ऑफ प्रूफ, साबित करने का भार, यानी कि सबूत के भार को या प्रमाणित करने के भार को दूसरे पक्षकार पर शिफ्ट कर देती हैं। अब कैसे शिफ्ट करती हैं, इसका एक उत्तम उदाहरण देखिए। जहाँ की उपधारणा ने दूसरे पक्षकार पर कह सकते हैं कि सबूत के भार को शिफ्ट कर दिया हो। आइए इसका एक अच्छा उदाहरण देखा जाए। देखिए, मान लीजिए ए अभियोजन है, प्रोसिक्यूशन, और बी अभियुक्त यानी कि एक्यूज्ड है। अपना मान लीजिए कि किसी व्यक्ति के घर में चोरी हुई। चोरी के बाद एफआईआर दर्ज कराई गई। पुलिस सामान खोजने पहुंची और चोरी के कुछ समय पश्चात सामान बी के घर में पाया गया। यानी कि चोरी का माल बी के घर से बरामद किया गया। अब देखिए, यानी कि धारा 114 एविडेंस बताती है कि अनुमान लगाइए। एक बात के साबित हो जाने पर, अर्थात प्रोसिक्यूशन ने ये बात प्रूफ कर दी न्यायालय में कि हजूर चोरी के कुछ समय पश्चात बी के घर से ये गहने या ये वस्तुएं बरामद की गई, तो न्यायालय एक अनुमान लगा सकता है कि बी या तो चोर है या चोरी का माल जानते हुए रखा है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जो ये प्रोसिक्यूशन का काम था कि वह साबित करे कि बी ने चोरी की है, अब प्रोसिक्यूशन का काम समाप्त हो जाता है, क्योंकि जैसे ही न्यायालय ने उपधारणा दी, अब बर्डन ऑफ प्रूफ प्रोसिक्यूशन से शिफ्ट हो जाता है और किस पर शिफ्ट हो जाता है? बी पर, यानी कि अभियुक्त पर। यानी कि जब भी अनुमान लगाया जाता है तो जिसके पक्ष में अनुमान लगाया गया, यानी कि ए के, अब उसको सबूत, उस पर सबूत का भार अब नहीं रहता, उसको साक्ष्य नहीं देना है। सबूत का भार या बर्डन ऑफ प्रूफ तुरंत विपक्षी पर, यानी कि बी पर शिफ्ट हो जाएगा। अर्थात बी को अब साबित करना पड़ेगा कि हम चोर नहीं हैं, या हमने सामान खरीदा लेकिन हम नहीं जानते थे कि ये सामान चोरी का है। देखिए एक उदाहरण फिर। मान लीजिए बी मार्केट में गया और मार्केट में किसी मोबाइल का दाम 1000 रुपया है और तोल मोल किया, यानी कि बार्गेनिंग किया, यानी कि सौदेबाजी किया। करते करते दुकान ने मोबाइल 900 रुपये में बी को दिया।
इसका मतलब कि बी ने गुड फेथ में काम किया, सद्भावना का पूर्वक काम किया, बोनाफाइड में कार्य किया। बी को नहीं मालूम था कि वह मोबाइल चोरी का है, क्योंकि अगर बी को मालूम रहता कि वह मोबाइल चोरी का है तो 900 क्यों देता, मोबाइल 200-300 में खरीद लेता। तो बी साबित कर सकता है कि हजूर हमने मार्केट से मोबाइल खरीदा था, हमें नहीं पता था कि ये मोबाइल चोरी का है। देखिए हमने पूरा दाम देकर खरीदा था, अगर हमें पता रहता तो हम क्यों पूरा दाम देते, हम भी 100-200 में मोबाइल खरीद लेते। लेकिन अगर 1000 का मोबाइल 100 रुपया में खरीदा 200 रुपया में, तब तो मुश्किल बी को हो जाएगी, क्योंकि दुर्भावना में काम किया, यानी कि ये जान रहा था कि ये मोबाइल चोरी का है। देखिए अनुमान भले ही बी के खिलाफ लग रहा हो, लेकिन इस अनुमान का बी खंडन कर सकता है। खंडन कर सकता मैंने इसको काट सकता है, इस अनुमान को गलत साबित कर सकता है। जहाँ तक आपका कह सकते हैं प्रिजम्पशन का प्रश्न है, आपका उदाहरण भी देखते रहिए, अभी धाराएं भी कई बताई जाएंगी। आइए उपधारणा पर केस है। सोंधी ट्रांसपोर्ट कंपनी वर्सेज उत्तर प्रदेश राज्य। सोंधी ट्रांसपोर्ट कंपनी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के वाद में न्यायालय ने ये बता दिया, उच्चतम न्यायालय ने, कि उपधारणा साक्ष्य नहीं होती, बल्कि यह उस पक्षकार के पक्ष में प्राइमा फेसाई अर्थात प्रथम दृष्टया मामला बनाती हैं, जिसके पक्ष में उपधारणा की जाती है। यह साक्ष्य से संबंधित नियम है, यह उस व्यक्ति की ओर संकेत करती हैं जिस पर बर्डन ऑफ प्रूफ या सबूत का भार होता है। धन्यवाद।